I welcome you all for the second webinar series for this week. I welcome Dr. Zafar Shahid. A little bit about Dr. Zafar Shahid. I mean, he received his bachelor's degree from the University of Engineering and Technology, Lahore, then master's degree from the Institut National de Sciences Appliquées INSA, France, in 2007, and PhD degree from the University of Montpellier, France, in 2007. His PhD was funded by the Centre National CNRC France from 2001 to 2006. He was a video software engineer with streaming networks, worked on real-time multimedia products. He was involved in video codec optimization for Philips BLIW processor and was developed OEM product for this processor. In 2011, he worked with the IRCCYN Labs, France, on QoE for the scalable video codes and designed drift-free stream watermarking of S.264 AVC. From 2011-15, he worked as a media encoding architect for multiple startups, designing both IPTV and 50 milliseconds end-to-end latency video pipelines for cloud gaming and telehealth. From 2015-16, he worked on cloud product for tune mapping and metadata processing of SDR content. After this, he worked in game stream team for NVIDIA from 2016 to 2019. During this period, he worked on streaming of 4K video games from cloud and from GPU-enabled gaming desktop at home to Tegra-powered Shield devices and Windows and for Mac clients. Since 2009, he has been working with the Facebook, working on video codec optimization and quality problems at scale involving both software and ASIC. He has more than 40 publications and 3 patents. I welcome Dr. Zafar Shahid once again and request to continue the session. That is basically the exploring of the frontier, the future of artificial intelligence. So, thank you, sir. Thank you for the introduction. जुबैर आप 2 मिनट में iCode गुरु का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं इसको. श्योर सर. मुझे कंफर्म कीजिएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? हाँ जी, आपकी स्क्रीन नजर आ रही है. थैंक यू. आई एम जुबैर जफर, आई एम मॉडरेटर iCode Guru. iCode Guru का ये मोटिव है शेयर, लर्न एंड ग्रो. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे सिलिकॉन वैली के टॉप इंजीनियर्स ने बनाया है ताकि हमारे पास जो नॉलेज है हम उससे शेयर कर सकें, जो दूसरों के पास नॉलेज है हम उससे लर्न कर सकें एंड एज अ कम्युनिटी हम ग्रो कर सकें. आवर मिशन, iCode Guru का ये मिशन है कि एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट करना. इसके लिए हम स्टूडेंट्स को हाईटेक स्किल्स सिखाते हैं जिसके अंदर लीड कोड, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग एक्सेट्रा. और इसके अलावा उनकी मुलाकात इंटरनेशनल मेंटोर से करवाई जाती है जो हर वीक एक वीकली वेबिनार की शक्ल में होती है. आवर फोकस, हाउ वी वर्क, 10 सेशंस पर डे. iCode Guru के दिन में 10 सेशंस होते हैं. अब हमने पैरेलल सेशंस भी स्टार्ट कर दिए हैं. इसके अलावा जो बिल्कुल बिगिनर हैं उनके लिए पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर के कोर्सेज चलाए जाते हैं. जो लोग स्कॉलरशिप्स के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए IELTS एंड GRE के कोर्सेज चलाए जाते हैं. और जो लोग बिग टेक को प्रिपेयर करना चाह रहे हैं बल्कि सभी उनको डाटा स्ट्रक्चर, लीड कोड ये पढ़ाया जाता है. इसके अलावा मशीन लर्निंग, डाटा साइंस और AI इनकी क्लासेस डेडिकेटेडली करवाई जाती हैं. इन तमाम सेशंस की रिकॉर्डिंग हमारे फेसबुक के पेज के ऊपर अवेलेबल होती है. रिसेंट अचीवमेंट्स की कुछ बात की जाए तो iCode Guru हैज 600+ इंटरनेशनल अवार्ड्स इन हैकाथॉन्स एंड कोडिंग कॉम्पिटिशंस. इसके अलावा हमारे बेशुमार स्टूडेंट्स ने इस साल भी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एडमिशन सिक्योर किए हैं फुली फंडेड. और इसके अलावा एक अभी कंपटीशन गुजरा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑर्गेनाइज था, पजल डे, जो कि CS50 दुनिया का सबसे ज्यादा सब्सक्राइब कोर्स है, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था. उसके अंदर पाकिस्तान से पहली मरतबा ऐसा हुआ कि 38 टीम्स वर solved 9 out of 9 puzzles and they all were Pakistani teams, जबकि इससे पहले 38 टीम्स ने टोटल पार्टिसिपेट ही नहीं किया था and 60 of them were the best performing teams. इसी तरह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक कोर्स है कोड इन प्लेस, जिसको जिसमें स्टूडेंट्स तो पूरी दुनिया से सिलेक्ट होते हैं
लेकिन जो मेंटोर्स हैं वो डेडिकेटेडली कुछ एक खास एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट के थ्रू सिलेक्ट होते हैं, और पाकिस्तान से पहली मरतबा ऐसा हुआ कि 72 एग्जैक्ट मेंटोर्स हैव बीन सिलेक्टेड एट कोडिंग बेस। इसके अलावा गूगल कोड जैम दुनिया का एक बहुत प्रेस्टिजियस कोडिंग कंपटीशन है, जिसके अंदर पाकिस्तान से बिल्कुल जीरो पार्टिसिपेशन होती थी। 2022 के अंदर 70 पीपल पार्टिसिपेटेड एंड वी हैव आउटरीच द नंबर टू 300 प्लस पार्टिसिपेंट्स। इसके अलावा एतहाद एविएशन ग्रुप ने हमारे 3 स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के लिए अबू धाबी बुलाया था अपने वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स ने, क्योंकि हमने एक हैकाथॉन जीता था जिसमें मैं भी शामिल था। अच्छा, कुछ करंट अपॉर्चुनिटीज को मैं जल्दी से डिस्कस कर दूं कि एक सऊदी अरेबिया का एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। इनकी डिटेल्स आपको हमारे स्लैक चैनल पे मिल जाएंगी। इसके अलावा एक स्वीडन का एक्सचेंज प्रोग्राम चल रहा है जिसमें भी आप शामिल हो सकते हैं, और एक $700 की इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है वुमेन के लिए। इन सब की डिटेल्स आपको हमारे स्लैक चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप iCode Guru की वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एक्सप्लोरिंग द फ्रंटियर, द फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर जफर शाहिद। सर ने डॉक्टर जफर शाहिद का काफी अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है, लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स जो है वो मेंशन कर दूं कि ही इज द हाईएस्ट साइटेड रिसर्चर इन हिज डोमेन विद ओवर 40 पब्लिकेशंस एंड 3 पेटेंट्स। और इसके अलावा ये दुनिया की टॉप रिसर्च लैब्स जो यूएसए और यूरोप में बेस्ड हैं उनको रिसर्च फंडिंग फराहम करते हैं अपनी कंपनी के थ्रू। और 2015 से ये सिलिकॉन वैली के अंदर इंजीनियर्स को ट्रेन कर रहे हैं कि वो फैंग कंपनीज को टारगेट कर सकें, और इन्होंने खुद भी 1000+ कैंडिडेट्स को फैंग कंपनीज में इंटरव्यू किया हुआ है। इसी के साथ अगर मैं मेंशन करता चलूं तो अगर आपने जिंदगी में फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, व्हाट्सएप के वीडियोस यूज की हैं तो आपने डॉक्टर जफर शाहिद के बनाए हुए एल्गोरिदम्स यूज किए हैं। सो नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट यू कि डॉक्टर जफर शाहिद जिन्होंने हमें कैलिफोर्निया से ज्वाइन किया हुआ है वो हमें बताएं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डोमेन में क्या स्कोप है एआई के साथ। Thank you for the introduction. So let me share my screen. आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही? जी सर, नजर आ रही है। अमेजिंग। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आज जो स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं। इज दैट करेक्ट? इलेक्ट्रिकल के भी हैं और कंप्यूटर साइंस के भी स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं सर। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। सो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी बातें जल्दी से कर लूं और फिर आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर भी दे सकूं जल्दी से। तो आज हम बात करेंगे कि आज की दुनिया में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, टेलीकॉम इंजीनियर, इनकी नौकरियां कहाँ पे हैं, इनकी जॉब्स कहाँ पे हैं, कहाँ पे इनकी खपत हो सकती है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स के पास माइक है कहीं पे? सर सर आप लोगों के पास? जी जी, क्वेश्चंस कर सकते हैं सर, ये बैठ के अगर आप करना चाहें इंटरेक्शन सेशन हो सकता है डेफिनेटली ठीक सर। है, ठीक है। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना कोई एक तो फील फ्री। तो मैं चाहूंगा कि मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर जल्दी से दे सकूं। तो बेसिकली इस वक्त यहाँ पे तकरीबन रात के 11 बज चुके हैं। मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया से। और यहाँ से तकरीबन वॉकिंग ड्राइवेबल डिस्टेंस पे 20-25 मिनट की ड्राइव पे एप्पल, गूगल, amazon इनके ऑफिस हेडक्वार्टर्स हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को वो बात बताऊं कि अगर मैं स्टूडेंट होता तो वो मुझे समझ होती इस बात की। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर दैट दिस इज माय ओन पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज बेस्ड ऑन माय लर्निंग। अदरवाइज आई एम नॉट अ पॉलिसी मेकर, आई एम नॉट अ एक्सपर्ट, आई एम नॉट अ कैरियर एडवाइजर, एनीथिंग लाइक दैट। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा जो मेरी समझ है वो आपको बताऊं, लेकिन कुछ बातें हो सकता है पूरी तरह करेक्ट ना हो सकता है कोई बंदा उनसे डिसएग्री करना चाहे, तो इट इज ऑल फाइन। तो टुडेज फोकस इज के
in AI era, what are the opportunity for electrical engineers? तो मैं इंटेंशनली AI के किसी टॉपिक पे टॉक नहीं दे रहा, क्योंकि वो आजकल काफ़ी मिल जाती हैं, काफ़ी सारे स्पेशली फैकल्टी हमारी पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रही है इस पे। मैं फोकस करूंगा जॉब अपॉर्चुनिटी पे। तो सबसे पहली बात कि AI आ तो गई है, लेकिन क्या AI प्रॉफिटेबल भी है अभी? आज की एग्जिस्टिंग फॉर्म में जनरेटिव AI जो ज्यादा पॉपुलर है, या दूसरी किस्म की AI, दिस इज नॉट प्रॉफिटेबल। दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज। एक चीज है जो चल रही है, लेकिन चलते हुए ये महंगी बहुत ज्यादा है। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो सर्च इंजन जब सर्च करता है, तो लेट्स सपोज फॉर $1 इन रेवेन्यू 33 सेंट उनकी कॉस्ट आती है और 66 सेंट प्रॉफिट होता है, यानी कि 2 टाइम्स प्रॉफिट होता है कॉस्ट के ऑन एवरेज सर्च इंजन में। ये दिस इज वेल नोन इन द इंडस्ट्री। जनरेटिव एआई की जो सर्च है, दैट इज 30 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव। यानी कि अगर आपके पास अभी एक डाटा सेंटर है, तो आपने जनरेट जो सर्च करता है, आपने जनरेटिव एआई यूज करनी है, तो आपको 30 डाटा सेंटर चाहिए। अगर आपके पास 1,000 डाटा सेंटर है, तो आपको 30,000 डाटा सेंटर चाहिए। तो पहली तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। दूसरी, इसकी जो सर्च है, दैट इज 30 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव। इसका मतलब है कि अगर $1 रेवेन्यू के लिए पहले आप 33 सेंट कॉस्ट थी आपकी, अब उसे 30 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो $9.9, तकरीबन $10 की कॉस्ट है। तो आजकल जितनी भी जेन एआई की बेस पे सर्च होती है, फॉर टू अर्न $1, इन बड़ी कंपनीज को $10 सिर्फ उस सर्च को ऑपरेट करने में लग रहे हैं। तो कहाँ वो प्रॉफिट हो रहा था, और इतना प्रॉफिट हो रहा था तो कि समझ नहीं आती थी कितने पैसे का करें क्या। इट वॉज जस्ट लाइक अ मनी मेकिंग मशीन। अब सिचुएशन ये हो गई है कि दे आर बर्निंग कैश। सोल्यूशन इसका क्या है? सोल्यूशन इसका ये है कि बिल्ड पावर एफिशिएंट चिप्स। ऐसी चिप्स बनाई जाएं जो एआई फोकस्ड हों और वो पावर बहुत कम यूज करें। और ये जो काम है, ये मेनली इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर इंजीनियरिंग का प्लेग्राउंड है। तो व्हाट डज इट मीन? अगले 10 साल पूरी दुनिया की इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की इंतहाई ज़्यादा डिमांड आ चुकी है। अभी मेरी इन्हीं बड़ी कंपनीज में से एक कंपनी के एक एग्जेक्टिव से बात हुई थी 3 महीने पहले। उन्होंने कहा कि मैंने आई एम लुकिंग फॉर 500 इंजीनियर्स जो कि चिप बना सकें, और जिन्हें थोड़ी बहुत एआई भी आती हो। एआई हम सिखा लेंगे, चिप बनाना आनी चाहिए। तभी मेरी उनसे पिछले में हफ्ते दोबारा बात हुई, तो उन्होंने कहा भाई हमें अभी तक 500 CV पूरा नहीं मिला। देर इज नो बडी इन द मार्केट। तो जो VLSI डिजाइन है, दिस इज दिस इज इन द हाईएस्ट डिमांड राइट नाउ। तो व्हाट डज इट मीन? किस किस्म की जॉब्स आएंगी? हार्डवेयर की डिजाइन, जिसमें एसिक आ जाएगी, एप्लीकेशन स्पेसिफिक आईसीज जिसे हम चिप्स कहते हैं, VHDL, वेरीलॉग। इसके अलावा लो लेवल प्रोग्रामिंग की जॉब्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, जिसमें एम्बेडेड सिस्टम्स आपने बनाने हैं या मदरबोर्ड्स बनाने हैं, जिसके लिए असम्बली और सी आपको आनी चाहिए। उसके अलावा ऑन डिवाइस AI, इसकी बहुत डिमांड आ रही है। देखें, AI अगर क्लाउड में चलेगी, वो तो क्लाउड ऑपरेटर की कॉस्ट आएगी। अगर आप डिवाइस पे AI चला दें किसी तरीके से, तो जो भी आपका वेंडर है, जो जो आपका जो कंपनी है, उसके तो सारे के सारे पैसे बच गए क्लाउड के। वो जो मैंने पहले बात की कि $1 के लिए $10 लगेंगे, अगर यही मैं क्लाइंट के मोबाइल फोन या लैपटॉप पे मूव कर दूं, तो ये यूजर को कॉस्ट पे करना पड़ेगी, कंपनी का फायदा हो जाएगा। तो ऑन डिवाइस AI की बड़ी डिमांड आने वाली है, जिसमें आपको PCB डिजाइन आएगा, डिवाइस ड्राइवर्स आएंगे, IoT आएगा, एंड एवरीथिंग अंडर द सन। तो तो इस चीज का अभी बहुत ज्यादा डिमांड आगे आ रही है। अच्छा, ये जो अभी मैंने आपको बता दिया कि ये नौकरियां तो बहुत ज्यादा आ रही हैं, जॉब्स तो बहुत ज्यादा, इनकी तैयारी कैसे करनी है? तो कंपनी, ये जो बड़ी कंपनीज हैं, इनकी तैयारी का बहुत ही आसान फार्मूला है। और वो आसान फार्मूला इनका ये है
कि आप इनके जो इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं उनकी तैयारी कर लें। इनके इंटरव्यू क्वेश्चंस ओपन हैं, वेल नोन है और पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। तो इसके लिए एक वेबसाइट है leadcode.com, और जो leadcode.com है इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस पड़े हैं और सॉल्यूशंस के साथ पड़े हुए हैं। तो ये कंपनीज ये कहती हैं कि आपको लोगों को थोड़ी सी बात वियर्ड लगेगी, लेकिन ये बड़ी कंपनीज ये कहती हैं कि आप ये क्वेश्चन तैयार करके आए, हमने इन्हीं क्वेश्चंस में से पूछना है, और अगर आपने ये क्वेश्चन पास कर लिए हम आपको जॉब ऑफर दे देंगे। तो जो नॉर्मली इनका एक फुल इंटरव्यू होता है जिसमें नॉर्मली 5 से 6 इंटरव्यूज होते हैं, उसमें एक इंटरव्यू होता है ओवरऑल सिस्टम डिजाइन का, जिसमें आपको ये पूरे का पूरा सिस्टम बनाते हैं, और बाकी जो 4-5 क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे कोडिंग से रिलेटेड होते हैं। तो बेसिकली आपको अगर एआई की ये वाली जॉब्स चाहिए तो आपको कोडिंग अच्छी आनी चाहिए। अगर आपको जनरल कोई भी कोडिंग लैंग्वेज अच्छी आती है तो ये बड़ा डूएबल होता है कि आप दूसरी कोडिंग लैंग्वेज पे बड़ी जल्दी मूव कर सकते हैं। तो तो कंपनीज के लिए ये मैटर नहीं करता कि आप किस लैंग्वेज में कोडिंग कर रहे हैं। जिस तरह मैं खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ तो मोस्टली मैं C++ में कर रहा होता हूँ कोडिंग, लेकिन जब जरूरत पड़े पाइथन में भी कर लेता हूँ, मैटलैब में भी कर लेता हूँ, और दूसरी लैंग्वेजेस में भी। और इसके अलावा एक और चीज़ जिसकी सेंस होनी चाहिए वो है डाटा पाइपलाइन, कि जब अपने डाटा सिस्टम्स डाटा प्रोसेसिंग के ह्यूज सिस्टम्स बनाने हैं तो आपको आइडिया हो कि डाटा पाइपलाइन कैसे काम करती है, ताकि आप किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जो कि डाटा पाइपलाइन बना रहा है उससे डिस्कस कर सकें, उसके साथ बैठ के काम कर सकें। अपॉर्चुनिटीज ये जो हैं कितनी बड़ी हैं, बात करते हैं कि अमेजोन में इस वक्त 21 लाख लोग काम करते हैं। अमेजोन में जो इंजीनियर्स हैं, मैं अमेजोन के सैलर्स की बात नहीं कर रहा, जो अमेजोन में ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं दे आर 2.1 मिलियन, और इनमें से तकरीबन बिगिनिंग सैलरी हर एक की तकरीबन $2 लाख पर ईयर होती है। अमेजोन हर साल तकरीबन 5 लाख नए एम्प्लॉयज हायर करते हैं 2015 से। ऑनलाइन पड़ा हुआ डाटा आप देख सकते हैं। कोई साथी गैस करेगा अमेजोन में पाकिस्तानी कितने हैं? अभी तक टोटल पाकिस्तानी अमेजोन में कितने हैं? 21 लाख में से हम दुनिया का छठा बड़ा कंट्री है, गैस कर दे कोई। 1000 1000 1000 21 लाख में से, ठीक है। कोई और गैस? तो अमेजोन में जी जो पाकिस्तानी है वो 400 समथिंग है, ना होने के बराबर अमेजोन में। और जो हमारे पड़ोसी कंट्री है वो होंगे तकरीबन कोई 15-16 लाख कम से कम। तो अमेजोन अपनी हायरिंग के लिए अफ्रीका से भी हायर करता है। अफ्रीका अमेजोन के रिक्रूटर्स जाते हैं, श्रीलंका जाते हैं, बांग्लादेश जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं। कोई साथी गैस करेगा पाकिस्तान क्यों नहीं आते? पाकिस्तान इसलिए नहीं आते कि जो अमेजोन के क्राइटेरिया है या यार्ड स्टिक जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, उस यार्ड स्टिक पे जब वो कंट्रीज की लिस्ट बनाते हैं तो उन्हें पाकिस्तान कहीं नजर नहीं आता। दूसरे अल्फाज में उनका डाटा ये बताता है कि पाकिस्तान में ऐसे लोग नहीं हैं जो कि अच्छे ग्रेजुएट प्रोफेशनल्स हों। दैट इज द रीजन। जिस दिन उन्हें ये पता चलेगा तो वो खुद ही आना शुरू हो जाएंगे। तो ये सोच रहे हैं कि ये कंपनीज दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी देती है, ना सिर्फ सैलरी देती है बल्कि ये हर साल लाखों की तादाद में हायरिंग करती है। सेम इज द केस विद अदर कंपनीज। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन कंपनीज का मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है, और दुनिया की तकरीबन आधी दौलत इन कंपनीज के पास है इस वक्त। तो जिसको हम फैंग भी कहते हैं, फैंग के पास। तो इसलिए इट मैटर्स के फैंग में किसी भी कंट्री के कितने लोग हैं, किसी यूनिवर्सिटी के कितने लोग हैं।
इंस्टीट्यूशंस। तो ये एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास। एक और बात करते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में 4000 यूनिवर्सिटीज हैं और ग्रेजुएट स्टडी इन सब की सब यूनिवर्सिटीज में फ्री होती है, एमएस और पीएचडी। लेट्स सपोज हर यूनिवर्सिटी में 10 डिपार्टमेंट हैं और हर डिपार्टमेंट में सिर्फ 10 सीटें हैं, तो ये 4 लाख स्कॉलरशिप बन जाती है। कोई साथी गैस करेगा पाकिस्तान से कितने लोग हर साल आते हैं अमेरिका फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप्स पे, ओपन स्कॉलरशिप्स पे? मैं कोटा बेस्ड स्कॉलरशिप की बात नहीं कर रहा, जिस तरह फुल ब्राइट है या एरास्मस मंदस है, उनकी बात नहीं कर रहा। जो ओपन स्कॉलरशिप है जो अमेरिका पूरी दुनिया को देता है, वो कितने आते होंगे? वो अभी हमारे पाकिस्तान से तकरीबन ना होने के बराबर आते हैं। कोई एक आधा बंदा आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज हम एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ इंस्टीट्यूशन, एज अ कंट्री इस अपॉर्चुनिटी को टारगेट ही नहीं करते। यानी कि पिछले 4 साल से हमारे हाई कोर्ट गुरु के स्टूडेंट्स अमेरिका से, अमेरिका में घर बैठे, पाकिस्तान में घर बैठे स्कॉलरशिप पे आ रहे हैं। और लेकिन इसके अलावा मुझे किसी इंस्टीट्यूशन का नहीं पता जिसके स्टूडेंट्स बाकायदा तैयारी करके अप्लाई करते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी आप सब लोगों के लिए कि अमेरिका में लाखों स्कॉलरशिप हैं, अगर आपने आना है तो देयर फॉर यू। और हाई कोर्ट गुरु पे इसकी प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है, तैयारी करवा के अप्लाई किया जाता है। एक और अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में 4000 यूनिवर्सिटीज हैं लेट्स, और इसमें 1 मिलियन से ज्यादा फैकल्टी मेंबर्स हैं और ये पूरी दुनिया से हैं, इंटरनेशनल कंट्री है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। इसमें पाकिस्तानी कितने होंगे? पाकिस्तानी है लेस देन 50, वी कैन काउंट ऑन फिंगर्स, इतने कम है। और जो हमारा पड़ोसी कंट्री है उसके आई थिंक आधे से ज्यादा उसके होंगे। तो अमेरिका में आके फैकल्टी मेंबर बनना बहुत आसान है। अभी पाकिस्तान से एक एसोसिएट प्रोफेसर आए हैं अमेरिका, तो वो जो है, दिस इज ऑल्सो अनदर अपॉर्चुनिटी विच यू गाइस कैन गो आफ्टर। तो जिस तरह अमेरिका की मैंने बात की, इसी तरह ऑब्वियसली यूरोप में भी अपॉर्चुनिटीज हैं, बाकी दुनिया में भी हैं, लेकिन अमेरिका में ऑब्वियसली अभी ज़्यादा हैं। अमेरिका ज़्यादा ओपन है इस लिहाज से, अपॉर्चुनिटी के लिहाज से। तो जहाँ तक बात करते हैं हम फैंग की क्यों बात करते हैं? इसलिए कि फैंग दुनिया में टॉप पे है, टेक्निकली भी दुनिया के टॉप के रिसर्चर्स फैंग में है इस वक्त। इसके अलावा सैलरी वाइज भी दुनिया की टॉप की सैलरी फैंग देता है। उसके अलावा अगर आपने देखना है कि कौन सा कंट्री कितना स्ट्रांग है, कितना अच्छा काम कर रहा है, तो सिर्फ ये देख लें कि उस कंट्री के फैंग में कितने लोग हैं। दैट इज वन ऑफ द यार्ड स्टिक्स वर्ड यूजेस टू नो वेयर द इज गोइंग। और पाकिस्तानी एज पर पॉपुलेशन जितने फैंग में होने चाहिए उससे तकरीबन 100 गुना कम है। यानी कि हमारी जो पड़ोसी कंट्री के साथ हमारी पॉपुलेशन की रेशियो है दैट इज 1:7, 1:8, लेकिन हमारी यहाँ पे जो इनके साथ नंबर ऑफ इंजीनियर्स की रेशियो है दैट इज अबाउट 1:1000। तो इससे आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कितना पीछे रह गए। लेकिन इसी में हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है। तो इसी तरह ये मैंने पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स का आपको ग्राफ दिखाया है कि आप ये देख लें कि बाकी कंट्रीज कैचअप कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, और हमारे पड़ोसी सबसे से ऊपर हैं और हम जीरो वाली लाइन पे खड़े हैं अभी भी। तो दिस इज, जिस तरह भी वियतनाम जो कि हम नहीं समझते कि वो इतना एडवांस है, उसकी भी 30% एक्सपोर्ट इस वक्त हाईटेक एक्सपोर्ट्स है, लेकिन हमारी 3 to 4% है। तो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स वेयर वी कैन मेक प्रोग्रेस। एक क्वेश्चन, ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल कैरियर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कौन सी होती है? क्या स्टडीज इंपॉर्टेंट है, क्या कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्या इंटर्नशिप इंपॉर्टेंट है, क्या एफ वाई भी इंपॉर्टेंट है? कुछ लोग गैस करेंगे? क्या आप स्टूडेंट्स हैं? Study, sir. क्या कह रहे हैं इकरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स? जी, यूनिवर्सिटी
टाइम के अंदर ये आप सब लोगों के लिए न्यूज़ है। जो ये स्लाइड एक्चुअली बड़ी हो गई है और शायद इसके लिए मैं इसे काट के दिखा देता हूँ आप लोगों को। यूनिवर्सिटी टाइम में आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी चीज है दैट इज योर CGPA। ये खुद हमारे लिए भी न्यूज़ है, हमें भी इस चीज़ का आइडिया नहीं था। उसकी रीज़न क्या है कि जब आप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हैं तो पढ़ तो आप बाद में भी सकते हैं, कॉन्सेप्ट भी बाद में बन जाएंगे, सारी उम्र काम करना काम भी हो जाएगा, लेकिन जो CGPA है वो आपका इम्प्रूव कभी नहीं होगा। और पूरी दुनिया में जब भी आप कहीं पे जाएंगे CGPA को देखा जाएगा, स्पेशली कैरियर के शुरू के दिनों में, स्पेशली अगर आपने स्कॉलरशिप लेना। CGPA इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। CGPA के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके आइलेट्स का स्कोर या GRE का स्कोर। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब आप पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं तो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ की जो रेटिंग है वो सारी यूनिवर्सिटीज़ इक्वली ट्रीट होती हैं। उसकी रीज़न है कि दुनिया को हमारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पता ही नहीं है। दैट इज़ अगेन हमारे लिए भी एक न्यूज़ है। तो इससे जो यूनिवर्सिटी जो लो टियर यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हें एडवांटेज मिलता है, जो हमारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हें थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो जाता है। लेकिन दिस इज़ अ फैक्ट कि डिग्री आपकी जिस मर्जी यूनिवर्सिटी की हो, अगर आपका CGPA अच्छा है तो यू आर रेडी फॉर द इंटरनेशनल कैरियर। तो हम आईकोड गुरु पे क्या कर रहे हैं? आईकोड गुरु पे जो अभी पाकिस्तान में इंडस्ट्री और एकेडेमिया के दरमियान जो गैप है, आईकोड गुरु उस गैप के ऊपर काम करता है। और हम अपने जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, उन्हें हेल्प करते हैं कोई इंटरनेशनल लेवल तक आएँ और इंटरनेशनल लेवल पे आके क्या कहती हैं अच्छा परफॉर्म करें और कंट्री का नाम रोशन करें। दैट्स इट जी। नो आई वुड लाइक टू इनवाइट द क्वेश्चंस। जी पहले इकरा यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस। सर यूएसए के अंदर कुछ समर एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए, फॉर एग्जांपल वो समर सेमेस्टर के अंदर या फॉर वन सेमेस्टर कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम जिस यूनिवर्सिटीज के होते हैं, उस किस्म के कुछ प्रोग्राम्स हैं? जी देखें, USA के अंदर जो भी चीज़ होगी ना उसमें ऑब्वियसली पूरी दुनिया अप्लाई करेगी। और समर प्रोग्राम्स हैं बल्कि बेशुमार है, मैं खुद भी जानता हूँ। अपॉर्चुनिटीज बेशुमार है, अपॉर्चुनिटीज लाखों में है। द क्वेश्चन इज कि क्या हमारे स्टूडेंट रेडी हैं कि वो compete करके इंटरनेशनली उन्हें सिक्योर कर सकें। जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि लेट्स सपोज किसी स्टूडेंट का इंटरव्यू भी हो जाए, अगर अमेरिकन प्रोफेसर उसका इंटरव्यू ले रहा है और 4-5 इंडियन का इंटरव्यू भी वो लेता है, 2-3 यूरोपियन का भी लेता है, 2-3 अमेरिकन स्टूडेंट्स का भी इंटरव्यू वो लेगा, तो क्या उन 10 स्टूडेंट में हमारा स्टूडेंट सबसे ज्यादा ब्राइट शाइन करेगा कि उसे अपॉर्चुनिटी मिले? प्रॉब्लम वहां पे आ जाती है। इसीलिए ये बड़ी कंपनीज पाकिस्तान में इंटरव्यू भी नहीं करने आती, क्योंकि दे थिंक कि पाकिस्तान से उन्हें कोई भी बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जो इंटरव्यू क्लियर कर सके। तो उसके लिए अभी जिस तरह स्टैनफोर्ड में हमारे 72 स्टूडेंट्स एज अ टीए काम कर रहे हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी थी। आई विश के इकरा यूनिवर्सिटी से ही बच्चे थे। पाकिस्तान की 30 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे इस वक्त स्टैनफोर्ड में एज टीए पढ़ा रहे हैं, टीचिंग असिस्टेंट, उनके कोड इन प्लेस प्रोग्राम में। टोटल दुनिया से 700 सेलेक्ट हुए थे, तो हमने इस प्रोग्राम की तैयारी ट्रेनिंग करवाई थी कि बच्चे अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो हमारे 70 स्टूडेंट 72 पाकिस्तान से सिलेक्ट हुए हैं, तो ये अगले साल भी आएगा। इसी तरह हार्वर्ड में इस दफ़ा हमारे तकरीबन 600 बच्चों को अवार्ड मिला है। तो ये क्या कहते हैं, उसकी भी हमने तैयारी करवाई थी, तो वो कंपटीशन में गए तो उन्होंने विन कर लिए, विन विन के मेजॉरिटी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो हार्वर्ड ने सर्टिफिकेट दिया। इसके अलावा हम आईकोड गुरु के प्लेटफॉर्म से बच्चों को हर महीने 2 इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में लेके जाते हैं,
जहाँ पे वो इंटरनेशनल इंजीनियर्स की टीम में बैठ के 3-4 दिनों में एक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो उससे अवेयरनेस बच्चों को मिल रही है। फिर बच्चे जब इन चीज़ों से जाते हैं तो फिर जब उन्हें कोई अच्छी कोई कोई अपॉर्चुनिटी आती है, जिस तरह स्कॉलरशिप हो या जॉब हो, तो देन दे आर गुड एनफ टू कम्पीट। सर और डिवाइस एआई के बारे में दोबारा बता दूं या फिर जी, ये क्वेश्चन रिपीट कर देंगे, आवाज़ मुझे पूरी नहीं आई थी। सर और डिवाइस एआई के बारे में दोबारा ब्रीफली बता दें। ऑन डिवाइस का ये मतलब है कि जो चिप, जिस तरह आईफोन्स हैं ये बहुत पावरफुल होते हैं और इनमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि इसके ऊपर आप एआई का इन्फेरेंस चला सकें। तो ऑन डिवाइस में ये है कि आप क्लाउड से बात नहीं कर रहे, आपके फ़ोन पे ही डिसीजन लिया जा रहा है, तो इसे ऑन डिवाइस कहते हैं। तो अभी आईफोन तो एक एग्जांपल है। आपके घर में टीवी है, उसके अंदर भी चिप लगी हुई है काफ़ी स्ट्रॉन्ग। कंप्यूटर है, आपके फ्रिज है, उसमें भी चिप लगी हुई है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, तो ट्रेंड ये बन रहा है कि इन चीज़ों के ऊपर ही आप एआई के मॉडल को चलाएं, तो इसे ऑन डिवाइस कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी एक बात। सवाल था कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं पोटेंशियल रिस्क जो हमारे पास सुपर एआई के आ रहे हैं, तो किस तरीके से जो ह्यूमन है वो कॉम्पीट करेंगे अपनी स्ट्रेटेजीज के साथ, मतलब क्या करें? क्योंकि अगर फार्मर को भी देखा जाए तो फार्मर की जो रिप्लेसमेंट है वो एआई से की जा सकती है। टीचर की रिप्लेसमेंट समहाउ एआई से की जा सकती है, मतलब हर डोमेन के अंदर एआई पॉसिबल है। तो किस तरीके से हम कॉम्पीट करें कि मतलब फार्मर को तो डेफिनेटली रिप्लेस नहीं किया जा सकता। अगर फार्मर से कहा जाए कि आप इतना कह सकते हैं कि नॉलेज ले लें कि एआई के साथ आप चल सकें, तो डेफिनेटली वो मर्ज नहीं कर पाएगा। तो सर इस तरह के लोगों को फिर किस तरीके से हम टैकल करें या वक्त के साथ मर्ज करते हुए चलें? क्योंकि डेफिनेटली जो हमारे पास पोटेंशियल एआई रिस्क है वो सारी की सारी जॉब को रिप्लेस करने वाला है, तो हम कहाँ खड़े हुए हैं सर? देखें, एआई रिप्लेस करेगा। बेसिकली एआई ने जितनी चीज़ों को रिप्लेस करना था 90% को ऑलरेडी रिप्लेस कर चुका है पिछले 10 साल के दौरान। जो एआई का पहला प्रोडक्ट हमने यूज़ किया था वो था गूगल ट्रांसलेटर, वो 2006 में स्टार्ट हुआ था। जो एआई का दूसरा प्रोडक्ट हम जेन एआई का यूज़ करते हैं वो है सिरी, आईफोन के ऊपर, जो वॉइस कमांड्स लेता है, 2012 से है। आप जितनी आपकी यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड होती हैं, क्या वो वीडियो कंटेंट ऑब्जेक्शनेबल तो नहीं है, अडल्ट कंटेंट तो नहीं है, वायलेंट कंटेंट तो नहीं है? एआई डिसाइड करती है। तो एआई ऑलरेडी जहाँ पे आनी थी मोस्ट जगहों पे आ चुकी है। दूसरा, एआई के आने से ऑब्वियसली जिस तरह सॉफ्टवेयर की जॉब्स को खतरा है, बाकी जॉब्स सोच रहे हैं कि होगा, तो जॉब्स वक्त के साथ बढ़ेंगी, ये मैं आपको पूरी गारंटी से बता सकता हूँ। और जो कोडिंग की जॉब है, प्रोग्रामर की जॉब है, उनकी वर्थ और ज़्यादा बढ़ेगी। कोडर प्रोग्रामर और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा एआई के आने से, क्योंकि जो सिंपल से प्रोग्राम है वो एआई भी लिखना शुरू कर देगी। तो जब ऐसा प्रोग्राम लिखना होगा जो एआई नहीं लिख सकती, तो उसके लिए आपको बड़ा हार्डकोर प्रोग्रामर चाहिए होगा। तो जिस तरह अभी हमें एआई से डर लग रहा है, तो देखें, अगर हम 17th सेंचुरी में जाएं तो यूनाइटेड स्टेट्स में एग्रीकल्चर से 70% लोग अटैच थे। और फिर एक चीज़ आई जिसे हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं, और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट में जो लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं वो रह गए थे 2%। जमीन उतनी है, प्रोडक्शन बढ़ गई है, लेकिन 68% लोग बेरोजगार हो गए उस जमाने के लिहाज से, लेकिन उनके लिए और जॉब्स आ गई। तो इसी तरह भी ऑब्वियसली वी आर गोइंग टूवर्ड्स थ्रू अ पैराडाइम शिफ्ट, लेकिन हमें बजाय से कि हम इससे डरें, वी नीड टू बी ड्राइवर ऑफ इट। हमें वो स्किल सीखनी चाहिए कि जो एआई की वजह से जॉब प्रोड्यूस हो रही हैं उनमें हम एज अ कंट्री एक रीजनेबल अपना शेयर ले सकें। एंड दिस इज वेरी इजी टू डू, दिस इज सुपर इजी टू डू। अगर जो भी बंदा थोड़ी सी प्लानिंग से प्रिपरेशन करता है तो स्काई इज द लिमिट, क्योंकि अभी लोग नहीं मिल रहे।
सर आगे बोलो। Wait, sir, my question is regarding my field of interest, right, sir? सर एआई नेटवर्किंग को कितना इन्फ्लुएंस कर चुकी है या अभी कितना कर रही है? क्योंकि अब तक हमने जो नेटवर्किंग कोर्सेज पढ़े हैं यूनिवर्सिटी में, उसमें हम ये करते हैं कि नेटवर्किंग डिवाइसेस पर हम सी लाइन पर हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप एक कमांड लिखते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर दूसरी कमांड लिखते हैं, उसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो एआई इसको कितना इन्फ्लुएंस कर चुकी है? नेटवर्किंग की डोमेन में जो है एआई ने जितना इन्फ्लुएंस करना था कर चुकी है और ज्यादा नहीं करेगी। ये यूडीपी इसी तरह रहेगा, टीसीपी इसी तरह रहेगा। आपके सिक्योरिटी में एआई अभी कुछ इम्पैक्ट करेगी कि एआई बेस्ड सिक्योरिटी थ्रेट्स आएंगी जिसके लिए एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर बनेंगे डिटेक्ट करने के लिए। लेकिन इसके अलावा जो आपकी स्ट्रीमिंग होती है उसमें एआई ने जो कुछ करना था कर चुकी है ये पिछले 10 साल में, और ज्यादा नहीं करेगी कुछ भी। लेकिन जो हैकिंग वगैरह है उसके लिए जो नए अटैक्स आएंगे उनमें एआई शामिल होगा और उस पर भी काफी सारा काम हो रहा है। सर एक क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर कुछ फैकल्टी मेंबर्स भी बैठे हुए हैं और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि जैसे कि ये वेबिनार चल रहा है तो काइंडली अगर कुछ आप फ्यूचर के टॉपिक्स बता दें रिगार्डिंग एआई जिनसे वो अपने प्रपोजल राइट अप कर सकें। कोई की जो है वो टेक्नोलॉजी एआई से रिलेटेड या की प्रॉब्लम्स। एक तो जैसा कि अभी आपने बताया कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो है या कुछ एल्गोरिथम्स वगैरह जो हैं वो क्रिएट किए जा सकते हैं, लेकिन ये कि अगर अगर आप इस पे भी थोड़ी सी हाईलाइट डाल दें। पिछले 1 साल में मैंने पीएचडी के जितने भी प्रपोजल देखे हैं वो किसी भी डोमेन के हों, वो बायोलॉजी के हों, केमिस्ट्री के हों, फिजिक्स के हों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हों, उन सब में एआई लाजमी शामिल है। तो आजकल बेसिकली जो काम पहले हो रहा था, अब नई रिसर्च क्या हो रही है कि इसी काम को एआई के थ्रू कैसे करेंगे। जिस तरह अभी मैंने यूटी आर्लिंगटन के 2 पीएचडी प्रपोजल देखे थे। एक था मोटर डिजाइन पे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का टॉपिक है, और उसके लिए भी उन्होंने कहा हुआ था कि एआई आपको आनी चाहिए। तो बेसिकली आप कोई भी प्रॉब्लम उठा लें और आप उस पे सिर्फ एआई का कोई भी मॉडल लगा दें तो इट कैन बिकम अ टॉपिक। यानी कि पहले आपके कन्वेंशनल एल्गोरिदम थे, अब एआई बेस्ड एल्गोरिदम्स हैं। तो इसमें जो ऑन डिवाइस एआई इन्फेरेंस है इस पे काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है। और इसके अलावा जो है क्या कहते हैं कि थ्रेट मॉडलिंग पे जो साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि आज की दुनिया में जो सोशल नेटवर्क है इसकी वजह से थ्रेट मॉडलिंग में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो वो एआई की वजह से हो रहा है। फिर एआई की वजह से डाटा पाइपलाइन बहुत बड़ी हो रही है, तो हाउ टू हैंडल इंटेंसिव डाटा, तो इस पे काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है। फिर अगर हम दूसरी ब्रांचेस में जाएं तो आपने ड्रग डिस्कवरी जो है वो भी एआई कर रहा है, अभी प्लांट जेनेटिक्स पे एआई काम कर रहा है, तो अभी इवन मेडिकल डिवाइसेस में एआई काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो एआई इज कमिंग एवरीवेयर। तो नेक्स्ट फ्यू इयर्स आई थिंक क्या कहते हैं, क्योंकि बेसिकली अभी एआई का हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, तो नाउ इट इज़ रेडी फॉर द रिसर्च। अभी जो डिप्लॉयमेंट है उसमें मैंने आपको बताया कि चूंकि ये पावर कंज्यूम बहुत ज़्यादा करता है तो उसके लिए पावर एफिशिएंट हार्डवेयर हमें चाहिए, लेकिन अदरवाइज फॉर रिसर्च इट इज़ रेडी नो। Basically, we are doing a project of energy management system. So, what is the role of AI regarding this field? एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, Yes, sir. यानी कि बेसिकली आप बिजली का मीटर बनाने की बात कर रहे हैं। We are working on the energy management system with PLC and SCADA. आपकी आवाज़ पूरी नहीं, कोई साथी रिपीट कर देगा इस क्वेश्चन को जो माइक के करीब है। So basically, we are working on the energy management system through PLC and SCADA. So what is the role of AI and its promising application? How we can install the AI application in this system regarding electrical engineering? इसमें अभी जो है इंडस्ट्री में एक बहुत ज़्यादा जो चीज़ हो रही है,
आपने किसी भी चीज, किसी भी प्रोडक्ट को इन्वेस्टर से एक्सेप्ट करवाना है तो उसमें एआई लाजमी लोग डाल देते हैं। जिस तरह अभी कैमराज में एआई आना शुरू हो गई है, हालांकि इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन इस वक्त नहीं है उसकी। तो इसी तरह जो एनर्जी मैनेजमेंट में आप ये हो सकता है कि आप एक इंटेलिजेंट सिस्टम बना लें, जो कि लेट्स सपोज अगर उसमें फॉर एग्जांपल सोलर पावर है और वापडा दोनों हैं, तो वो खुद ट्रिप कर सके, या वो क्या कहते हैं कि आप उसे ट्रेन कर सकें और वो बता सके कि इस वक्त जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी है और उसने मैनेज कैसे करना है, या इस वक्त वापडा का रेट क्या है, यूनिट रेट, और उसने बिजली अपने पास सेव करनी है या नेट मीटरिंग करनी है। तो इन चीज़ों में इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग में हम एआई को यूज़ कर सकते हैं। Thank you so much. वेलकम। सर आप जो है वो अभी जो स्टूडेंट्स हैं बाकी जो जो ऑनलाइन है सर उनसे भी क्वेश्चन ले सकते हैं। थैंक यू जी। तो जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं प्लीज फील फ्री टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर, सैयद मकासद बात कर रहा हूँ। जी सर मेरा एक जो क्वेश्चन होगा ये पहला बड़ा नाइव किस्म का क्वेश्चन होगा कि जब आपने बात की थी कि जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं वो सीजीपीए की बेस पे जो है वो उनको फोकस होना चाहिए, तो हमारे पास ये भी प्रॉब्लम आती है कि पाकिस्तान में सीजीपीए भी वेरी करता है, वो कहीं पे परसेंटेज बेस्ड सीजीपीए कैलकुलेशन होती है और कहीं पे ये होती है। तो क्या जब फाइनल यूनिवर्सिटी देखती है तो वो सीजीपीए को देख रही होती है या जस्ट वो लुकिंग एट द नंबर्स? हाँ, ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में या पूरी दुनिया में इंडिपेंडेंट सर्विसेज हैं जो आपके सीजीपीए को उस कंट्री के सीजीपीए में कन्वर्ट करती हैं। जैसे हमारे भी एक स्टूडेंट यूनाइटेड स्टेट्स आ रहे हैं, पाकिस्तान में उनका सीजीपीए 3.4 था, जब उसने इक्वलाइज किया तो वो 3.09 बन गया। तो इसे इक्वलाइजेशन आप कह सकते हैं। तो बेसिकली इनमें से सर्विस है वेस, WES, जिससे आपने अपना क्या कहते हैं, वेस्ट के पास अपने क्रेडेंशियल्स ट्रांसक्रिप्ट्स भेजने होते हैं और वो फिर यूनिवर्सिटीज को आगे भेजती है। तो ये ट्रांसलेट होता है और एंड देयर आर स्टैंडर्ड बॉडीज फॉर दिस पर्पस। तो इसलिए अगर परसेंटेज है तो वो भी वही ट्रांसलेट कर रहे होते इसी के साथ दूसरा पार्ट है मेरे क्वेश्चन का कि वो रिलेटेड टू आई कोड गुरु के स्कोप के रिलेटेड में है कि मतलब मैं इस प्लेटफॉर्म के साथ अभी मेरी नई रोशनास हुई है और आई हैव बीन लुकिंग ऑन योर वेबसाइट एज वेल। तो जस्ट के जो स्टूडेंट्स मतलब जैसे हम इसको बात कर जैसे आपने बात की थी कि इसको एक इंस्टीट्यूशनल अप्रोच की तरफ हम लेके या इसको लेके जाना चाहते हैं, तो जैसे कि कैरियर ओरिएंटेड अप्रोच में मतलब हम देख सकते हैं कि फ्यूचर में कोई आपके मतलब अभी तक जितने भी प्रोग्राम आपके चल रहे होते हैं तो वो एक एज अ लर्निंग बेस्ड प्रोग्राम में ही चल रहे होते हैं, तो क्या हम किसी फोकस्ड अप्रोच की तरफ जाते हुए देखते हैं अपने आप को? हैं। बिल्कुल, हमारी हमारी जो आई कोड गुरु है, क्योंकि हम लोग खुद इंडस्ट्री के हैं, तो हम्म। हमारी हर चीज़ बहुत ज़्यादा फोकस्ड होती है। और ये इस चीज की इंफॉर्मेशन हमें वेबसाइट से ही वो हासिल होगी? आप जब वेबसाइट पे रजिस्टर करेंगे फिर आपको स्लैक का लिंक आएगा। स्लैक में हमारे तकरीबन 17,000 स्टूडेंट्स हैं और सारी डिस्कशंस वहाँ पे हो रही होती है सारा दिन। थैंक यू सो मच डॉक्टर वेबसाइट पे साहब। कुछ वेबसाइट पे कुछ नहीं पड़ा, वो वेबसाइट थैंक जस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए। थैंक यू सर। वेलकम जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अच्छा, मेरा नाम फिकार है और मेरा क्वेश्चन ये कि ये यूएसए में मास्टर और एमएस इसमें क्या डिफरेंस है? क्योंकि देयर इज अ कंफ्यूजन, कुछ लोग मास्टर्स को एमएस कहते हैं और देन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मास्टर एंड एमएस। ये थोड़ा सा प्लीज क्लेरिफाई कर दीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आपकी मोटिवेशन होती है कि हमें फैंग में जाना चाहिए, तो अब आप क्या कहते हैं अगर बंदा यूएसए में है तो मास्टर या एमएस करके फैंग में चला जाए या जरूरी है पीएचडी करके ही फैंग में जाए? जी, आपके क्वेश्चन बड़े ज़बरदस्त हैं। अच्छा, इसके लिए ना ये पूरी दुनिया में ही कहीं पे डिग्री का नाम BS होता है, कहीं पे BSc होता है, कहीं पे BA होता है, कहीं 2 साल की होती है, कहीं 4 साल की होती है। तो इसीलिए हमेशा टोटल नंबर ऑफ स्कूलिंग ईयर्स देखे जाते हैं। तो आप CV पे भी जब लिख रहे हैं, बेसिकली BS और MS तो नॉन है कि BS मीन 16 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, MS मीन 18 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। लेकिन अगर इसके अलावा डिग्री आपकी डिफरेंट है तो बेशक आप डिग्री के नाम के साथ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग लिखते हैं।
तो उससे पता चल जाता है हर एक को कि हम किस लेवल की बात कर रहे हैं। तो दूसरी चीज, तो इसलिए डिग्री के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, एट लीस्ट इंटरनेशनली आप कह सकते हैं। दूसरी चीज के एमएस और पीएचडी, तो अमेरिका में जितने लोग पीएचडी स्टार्ट करते हैं उनमें से 40% 2 साल का कोर्स वर्क करते हैं। 2 साल का कोर्स वर्क के बाद एमएस की डिग्री लेते हैं यूनिवर्सिटी से और इंडस्ट्री में आ जाते हैं। तो अमेरिका में अगर आप पीएचडी भी करें तो पहले 2 साल कोर्सेज लेने होते हैं जिन्हें हम कोर्स वर्क कहते हैं। या अगर आप एमएस कर रहे हैं तो फिर एमएस के बाद आपके पास ऑप्शन होती है कि आपने पीएचडी स्टार्ट करनी है, जो कि नॉर्मली मिल जाती है अगर आप करना चाह रहे हो तो, या आपने इंडस्ट्री में आ जाना है। तो दोनों तरीके ठीक है, आप उनमें से कोई भी तरीका यूज कर लें। जी सर एक और क्वेश्चन है सर। आजकल हर जगह जैसे एआई इम्प्लीमेंट हो चुकी है और थोड़ा वेरियस वे में हो चुकी है, जैसे सर हेल्थ केयर और सिक्योरिटी के अंदर भी हो चुकी है। तो उसके अंदर सर मैंने काफी जगहों पे देखा है कि एक दो ऐसे केसेस भी हो चुके हैं जिसके अंदर ना एआई इन्वॉल्व हुई है ऑपरेशंस के अंदर सर्जिकली। तो उसके अंदर सर अगर अल्लाह ना करे कोई भी ग्लिच आ जाता है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, तो उसके अंदर सर फिर क्या ड्रॉबैक होगा उसका, अगर एआई के अंदर कुछ भी उन वक्तों पे उस मोमेंट के ऊपर कोई मसला आ जाए तो? सही, जबरदस्त सवाल है ये आपका। इसीलिए हम आजकल टर्म में सुन रहे हैं एथिकल एआई। तो सिस्टम जितने भी होते हैं, आपका आपने हार्ड डिस्क यूज की होगी, फ्लैश मेमोरी यूज की होगी। तो फ्लैश मेमोरी या हार्ड डिस्क जब रीड करते हैं ना तो इसमें भी एरर आते हैं। तो इन एरर्स को हैंडल करने के लिए हम यूज करते हैं एरर करेक्टिंग कोड्स। तो आप जब खुद फाइल रीड कर रहे होते हैं आपको कभी एरर नजर नहीं आता, लेकिन लोअर लेयर पे काफी ज्यादा एरर आते हैं। तो जितने भी सिस्टम्स होते हैं हर सिस्टम का एक एक्यूरेसी रेट होता है कि ये सिस्टम इतना एक्यूरेट है या इतना एक्यूरेट है। तो इसी तरह जब अभी जो एआई है वो मेडिकल इक्विपमेंट में आएगी तो वो मेक श्योर करेंगे कि जो भी थ्रेश होल्ड है इसका सक्सेस रेट उससे ज़्यादा हो, और जब अगर कोई एरर आए तो वो फिर फौरन मैनुअल पे शिफ्ट हो जाए। जिस तरह अभी ऑटोनोमस कारें आ गई हैं, तकरीबन आ रही हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो ही कार को लगता है कि मैं हैंडल नहीं कर सकती तो वो यूज़र को इंडिकेशन देती है कि भाई आप कार खुद चला लो, मैं नहीं चलूँगी। फॉर एग्जांपल, अगर कार चल रही है और बारिश हो गई है और विजिबिलिटी बहुत कम है तो कार कह देती है कि भाई आप खुद चलाओ, मैं नहीं चलाऊंगी, क्योंकि कैमरे के ऊपर पानी लग जाता है। या अगर सामने से सन पड़ रहा है तो कार कह देती है कि भाई खुद चलाओ सिस्टम। तो नॉर्मली इसमें आप मैनुअल मोड में आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स को जो मेरी जनरल, अगर मैं आपकी जगह यूनिवर्सिटी में बैठा हूँ तो सबसे आसान सक्सेसफुल होने का तरीका ये है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले अपनी कोडिंग अच्छी कर लें। तो गूगल, amazon आपको पहले साल की सैलरी, फ्रेश ग्रेजुएट को सैलरी उतनी देते हैं कि आप उसे 3 किलो सोना खरीद सकते हैं। और उसके लिए आपको सिर्फ बेसिक कोडिंग आनी चाहिए। आपको इवन एआई की टीम में जाने के लिए भी गूगल में एआई का आना जरूरी नहीं है, कोडिंग का आना जरूरी है। नेटवर्किंग की टीम में जाने के लिए भी कोडिंग, यानी कोडिंग पे बहुत ज्यादा फोकस है इस वक्त दुनिया का। सर बेसिक बता दें। रिपीट कीजिएगा, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मैं बोल रहा हूँ बेसिक कितनी? बेसिक सैलरी कह रहे हैं आप? सर बेसिक कितनी, बेसिक कोडिंग कितनी सर तकरीबन होनी चाहिए? leadcode.com वेबसाइट है, मैंने बताया भी था, दिखाई भी थी। सर तो ये लीड कोड, इस पे क्वेश्चन सारे पड़े हुए हैं जो कि ये कंपनियां पूछती हैं, आपको ये क्वेश्चन आने चाहिए। और हम आई कोड गुरु पे इन क्वेश्चंस की तैयारी भी करवाते हैं। राइट।
तो जो अभी हमारा पहला स्टूडेंट फैंग में चला गया, जो पाकिस्तान से मास्टर करने यहाँ पे आया था, उसका CGPA पाकिस्तान में था 3.18 फ्रॉम वर्चुअल यूनिवर्सिटी। लेकिन उसने ये क्वेश्चन कर लिए हुए थे, तो इसलिए उसकी जॉब हो गई। डज इट मेक सेंस? यस। तो इसलिए कोडिंग पहले करें, उसके बाद प्रोजेक्ट करें, तो प्रोजेक्ट बहुत स्पीड से हो जाएगा। जो काम आपने एक हफ्ते में करना था, फिर वो एक दिन में हो जाता है, अगर आपको कोडिंग अच्छी आती है तो। तो मेरा नाम कोडिंग में जाहिद है, मेरा क्वेश्चन। जी जी पूछें। जी, मेरा नाम जाहिद है। मेरा क्वेश्चन ये है कि एआई को आप एजुकेशन में कैसे देखते हैं? स्पेसिफिकली अगर हम कॉलेज यूनिवर्सिटी के एजुकेशन की बात करते हैं, तो एक जनरल ग्लोबल स्केल पे आप इसको कैसे देखते हैं, और पर्टिकुलरली पाकिस्तान के दायरे में आप इसको कैसे देखते हैं, कीपिंग इन व्यू कि आपको पता है हमारे यहाँ सिस्टम क्या है, मसाइल क्या है? AI ऑब्वियसली, अभी AI के टूल्स बन जाएंगे जिससे स्टूडेंट प्रैक्टिस कर सकेंगे, स्टूडेंट उसके साथ डिस्कस कर सकेंगे। अभी मेरा ख्याल है कुछ सॉफ्टवेयर ऑलरेडी आ चुके हैं जो बच्चे के साथ डिस्कस करते हैं मैथ के प्रॉब्लम्स, और बच्चे को हिंट देते हैं कि बच्चा प्रॉब्लम पूरे का पूरा खुद कर ले। तो इस तरह के एडिटिव टूल्स तो AI के आ रहे हैं। तो और दूसरा, AI इन एडिशन विद यूट्यूब, इन एडिशन विद ऑनलाइन कोर्सेज लाइक कोर्सेरा, तो ऑब्वियसली इन चीज़ों से जो एजुकेशन है वो डेमोक्रेटाइज तो हो रही है। यानी कि पहले वो जो एक चीज़ थी कि आपने अच्छा पढ़ने के लिए बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना ज़रूरी है, वो अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास टाइम है, आप यूट्यूब से और इन चीज़ों से पढ़ सकते हैं, और AI से ऑब्वियसली ये चीज़ें और ज़्यादा हेल्पफुल होते जाएंगी। यानी कि एजुकेशन की एक्सेस ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएगी। जी जुबैर, देख लें चैट में किसी को क्वेश्चन है, क्योंकि मैं चैट को मॉनिटर नहीं कर रहा। नो सर, चैट में क्वेश्चंस नहीं है। अगर किसी के चैट क्वेश्चंस हैं तो आप लोग चैट में भी पूछ सकते हैं, आप राइट कर दें अगर आपका माइक काम नहीं कर रहा। तो जी स्टूडेंट, किसी और क्वेश्चन? तो बाकी अगर आप में से किसी ने यूनाइटेड स्टेट्स या दुनिया की दूसरी किसी कंट्री में जाना है, तो आई कोड गुरु के प्लेटफॉर्म पे हम फ्री कोचिंग देते हैं, फ्री तैयारी करवाते हैं, और आप बगैर कोई पैसा खर्च किए जा सकते हैं। सर, एक और चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ, जाहिद बात कर रहा हूँ कि जैसे पिछले दिनों मेरी कुछ मेरे प्रोफेशनल दोस्तों के साथ बात हो रही थी। मिसाल के तौर पे एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री। तो अब तारीख को सीखने के लिए यूं तो आपको पता है कि हम गूगल, चैट जीपीटी या वैसे भी किताबें भी पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरीज भी मौजूद हैं। लेकिन अगर हम समझते हैं कि किसी हद तक जो ऑलरेडी अवेलेबल डेटा या स्टफ है उसके अंदर, या एल्गोरिदम्स हैं उसमें कुछ बाइस है, या चीजें सही आ रही, तो स्पेसिफिकली मिसाल के तौर पे हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए एआई पावर्ड कुछ चैटबॉट बनाया जा सकता है जिससे स्टूडेंट को हिस्ट्री सिखाया जा सके, दुनिया की या हमारे रीजन की या सब कॉन्टिनेंट की वगैरह वगैरह। इस चीज को आप कैसे देखते हैं कि मतलब हम टेक्स्ट यानी सब्जेक्ट स्पेसिफिक एआई चैटबॉट्स बनाएं स्पेसिफिकली हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट के लिए? एक्चुअली ये चैटबॉट्स तो अभी भी अवेलेबल हैं। देर आर चैटबॉट्स अवेलेबल, जो आप उसे बुक्स दे दें, वो सारी बुक रीड कर लेगा और फिर आप उसे डिस्कशन कर सकते हैं। जिस तरह अभी अडोब एक्रोबेट, अडोब PDF रीडर के अंदर भी ये अपॉर्चुनिटी आ गई है कि आप PDF का डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो आप उस डॉक्यूमेंट से चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें तो तकरीबन आ गई हैं, और ऑब्वियसली ये विद टाइम मैच्योर होंगी। लेकिन अभी भी हाँ, आप उन्हें कोई भी बुक दे दें, वो बुक रीड करके आपसे डिस्कस कर सकते हैं। ये चैट बोर्ड तो तकरीबन मेरा ख्याल 10 लाइनों का काम, 10 लाइनें कोड की लिखनी पड़ेंगी सिर्फ। ये कोई बड़ा काम नहीं है इस वक्त। लेकिन हाँ, जो एक चीज़ है, वो अभी जो चैलेंजेस आ रहे हैं कि AI को ये नहीं पता कि सच क्या है, झूठ क्या है, क्या चीज़ एग्जैजरेशन की गई है और क्या एग्जैजरेशन नहीं की गई।
वो एआई को नहीं पता होता। तो सर अगर कोई हम एक सोशल सर्विस के तौर पे, मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा एआई चैटबॉट बनाकर उसको पब्लिश कर दूं और फिर उसको मेंटेन रखूं, और वो सोशल सर्विस है, हम वो पेड नहीं होगा, तो इस सोशल प्रोजेक्ट को बनाने में आई कोड गुरु क्या हेल्प कर सकता है हमारी? हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, अगर आप स्लैक पे आए तो वहां पे ये लिखें, तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे वो आपके साथ काम करके इसे बना देंगे। ऑल हमारे राइट, स्टूडेंट थैंक प्रोजेक्ट्स तो करते रहते हैं। ये छोटा सा प्रोजेक्ट है, ये आसान प्रोजेक्ट है, इतना मुश्किल नहीं है ये। यू सो मच। यानी कि बेसिकली वी आर अ क्राउड प्लेटफॉर्म जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो एवरीबॉडी हैज देयर ओन इंटरेस्ट एंड स्किल सेट एंड कैपेबिलिटीज। Can you please sir repeat the platform? I mean जहाँ पर अगर कोई AI से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट्स है, हमारे स्टूडेंट्स काफी प्रोजेक्ट्स करते हैं, या अगर कोई उस प्लेटफॉर्म पे प्रोजेक्ट्स कर रहा है तो कोलैबोरेशन के साथ अगर हम कोई चीज कर सकें, आई मीन। सर उसमें बड़ा आसान सा तरीका ये है कि जिस तरह अगर आपके अपने प्रोजेक्ट्स हैं वो भी किए जा सकते हैं, लेकिन हम अपने स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल इवेंट्स में लेके जाते हैं महीने में 2 दफा, जहाँ पे वो इंटरनेशनल 5 से 8 स्टूडेंट्स की टीम होती है, वो इकट्ठे बैठ के प्रोजेक्ट बनाते हैं। सर कौन सा प्लेटफॉर्म है? icode.guru, www.icode.guru। एक मिनट मैं शेयरिंग स्टॉप कर देता हूँ, तो जुबैर आप दिखा देंगे इंटरफेस कि ज्वाइन कैसे करना है, और उसके बाद स्लैक भी दिखा दें कि श्योर स्लैक सर, में क्या हो जस्ट अ रहा है। सेकंड। तो अभी हमारे स्टूडेंट्स के इस साल जो है, अभी तक 700 से ज्यादा इंटरनेशनल अवार्ड आ चुके हैं। तो अटेंड ऑब्वियसली जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया वो तो थाउजेंड्स में है, लेकिन जो अवार्ड हैं वो इतने ज़्यादा आ चुके हैं। तो हमारे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो इंटरनेशनली इवेंट्स में जा रहे होते हैं, वहाँ पे जाकर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली उससे लर्निंग थोड़ी सी तेज़ हो जाती है। जी मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी आपकी स्क्रीन बिल्कुल नज़र आ रही ठीक है, ये हमारी एक सिंपल सी वेबसाइट है, आप यहाँ पे जाके ज्वाइन है। पे क्लिक वेबसाइट कर का सकते यूआरएल हैं। ठीक कर दें अभी, बिल्कुल जी सर, www.icode.guru, ठीक है, सही है। जी सर। और यहाँ पे आपने अपनी डिटेल्स एंटर करनी है, नेम, अपना लास्ट नेम, अपना ईमेल, व्हाट्सएप नंबर, और कोशिश कीजिएगा ये कंट्री कोड के साथ एंटर करें। उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम और ये कंपनी का नाम और लिंक्डइन यूआरएल सेम फॉर्मेट में जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब आप इसको फिल कर लेंगे तो उसके बाद हमारी टीम रिव्यू करेगी और आपको एक ईमेल सेंड कर देगी, और फिर आप आ जाएंगे हमारे सिलेक्शन के ऊपर, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। अगर आप देख सकते हैं तो हमारे पास इस वक्त इसके अंदर 16,700 के करीब स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे हम हमारे दिन में 10 घंटे की क्लासेस हो रही होती हैं। तो ये सारे हमारे चैनल्स हैं जहाँ पे हम डिस्कशंस कर रहे होते हैं। इसी तरह एक ही चैनल है इंटरनेशनल हैकाथॉन्स, जहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में भेज रहे होते हैं और वो अपने कोडिंग से रिलेटेड डिस्कशंस कर रहे होते हैं। तो ये आप ज्वाइन कर लें तो आप हमसे हमें रीच आउट कर सकते हैं। डॉक्टर जफर शायद जो है यहाँ पे आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी कर सकते हैं। इसके बारे में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू आस्क। जी ये क्वेश्चन है जकी का कि व्हाट शुड बी अवर अप्रोच फॉर टारगेटिंग रिमोट जॉब्स इन यूएसए इफ वी आर अनएबल टू टेक मास्टर पीएचडी राउट। जकी, हमारे जितने स्टूडेंट 4 साल से ट्राई कर रहे हैं, तकरीबन 90% को इंटरनेशनल स्कॉलरशिप मिल जाते हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप ही लाखों में होते हैं। तो और हमारे अभी पिछले 2 महीने में तकरीबन 10 स्टूडेंट्स को रिमोट जॉब ऑफर हुई है, और उन्हें खुद ही कंपनीज ने कांटेक्ट कर लिया है, उन्होंने किसी से कांटेक्ट नहीं किया। तो अगर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छा है, अगर आपका सीवी तगड़ा है, तो रिमोट जॉब का भी काफ़ी फैशन है, काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा है कि एआई ने ऑलमोस्ट बहुत सी चीजों को कवर अप कर ली है, तो फिर ये जनरेटिव एआई का क्या रोल है आजकल? ये बिल्कुल उसी तरह बात है कि जिस तरह
लेट्स सपोज एक नई घड़ी आ जाए और वो पॉपुलर हो जाए, तो भाई जब वो घड़ी पॉपुलर हो गई है तो दुकानदारों के लिए काफी काम आ गया कि वो घड़ी लेके आएंगे और बेचेंगे, लेकिन घड़ी बन चुकी है। तो जनरेटिव एआई का काम पिछले 20-25 साल से हो रहा था, तो अभी ये बन चुकी है। तो वो जो काम है ना कि एक असली इंजीनियर हो जो एआई के पे काम कर रहा है, तो वो काम तकरीबन हो गए हैं। अभी काम है कि इन मॉडल्स को, जिस तरह अभी बात कर रहे थे कि हम हिस्ट्री का चैटबॉट कैसे बना सकते हैं, तो ये जो काम है ये एक दिन का काम है टोटल। में भी 10-20 या 50 लाइनों का कोड लिखना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि पीछे जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो बन चुका है सारे का सारा। अभी जिस तरह अगर हगिंग फेस पे जाएं तो तकरीबन 50,000 से ज़्यादा मॉडल्स पड़े हुए हैं। वो मॉडल बन चुके हैं, हमने सिर्फ चूज करना है कि हमने काम क्या करना है, उसके लिए मॉडल कैसा चाहिए और वो मॉडल चूज करके चला देना। तो अभी बेसिकली हम जिस तरह ओपन एआई ने अपने मॉडल बनाए हैं, हगिंग फेस ने अपने मॉडल बनाए हैं, फेसबुक अपने मॉडल लेके आ रही है, हम इन सारी कंपनीज के क्लाइंट हैं। हम मॉडल यूज करेंगे, वो करने देंगे। जिस दिन हमने पैसे कमाना शुरू किया फिर वो अपना हिस्सा लेने आ जाएंगे कि भाई मॉडल ये कमर्शियल पर्पस के लिए तो नहीं था, तो आप कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो आप हमें पे करना शुरू करें। तो अभी चीजें उस लेवल पे हैं तकरीबन। अच्छा सर, इसमें ना मैंने नोट किया कि आप अगर जनरेटिव एआई को इस पर्सपेक्टिव में भी यूज करें, आप अभी सोच ही रहे होते हैं कि मैं ये चीज बनाऊंगा, तो वो ये कंपनियां खुद ही बना डालती हैं। तो आप कुछ इस बार देखते हैं मार्केट में उन्होंने एक नई प्रोडक्ट लॉन्च कर दी है, और वो जनरेटिव एआई वाला जो आइडिया आपने सोचा होता है वो वहीं का वहीं रह जाता है। आपका बिल्कुल क्या? ऐसा है। इसलिए एआई के पीछे नहीं भागना चाहिए, कोडिंग सीखनी चाहिए। फिर ये कंपनियां आपको खुद जॉब देंगी और आपकी जॉब लंबा अरसा चलेगी। जिस तरह मैंने बताया एआई की जॉब्स अभी कौन सी हैं? एआई की चिप्स बनाने की जॉब्स हैं, बहुत ज्यादा है। एआई का हार्डवेयर बनाने की जॉब्स हैं, बहुत ज्यादा, अभी अगले 10 साल आएंगी। तो ये कंपनीज क्या कह रही हैं? ये कंपनीज ये कह रही हैं कि आपको सिर्फ कोडिंग आती हो तो हम आपको एआई की टीम में रखने के लिए तैयार हैं। तो जो अपॉर्चुनिटी है वो पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है जो कि हमें अच्छी जॉब या अच्छा पैकेज दे सके, बोथ एज एन इंडिविजुअल एंड एज अ कंट्री। और फिर हमें उस अपॉर्चुनिटी के पीछे जाना चाहिए। सर लास्ट क्वेश्चन जैसा आप कोडिंग के ऊपर एम्फेसिस कर रहे हैं, तो नाउ पैराडाइम थोड़ा सा इस तरफ भी शिफ्ट हो रहा है कि हमारे पास ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप के जो है वो कोडिंग टूल्स, यानी एआई के टूल्स हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप के। तो कुछ थोड़ी सी इस टाइप की डिस्कशन होती है कि अब शायद कोडिंग भी इतनी जो है वो मार्केटेबल नहीं रहेगा एक प्रोग्रामर। ठीक है, अब इस किस्म की कोडिंग टेक्निक्स हैं जो कि हर एक आराम से कर सकता है, यानी विद स्मॉल प्रैक्टिस आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकता है विद लॉजिकल माइंड। तो इसको किस तरह देखते हैं? ये जो डिस्कशन है ये 1980s में भी बहुत ज्यादा हुई थी, जब सी आई थी। जब सी आई ना और प्रिंट एफ एक लाइन से आप स्क्रीन पे लिख लेते थे, तो उससे पहले असेंबली में 700-800 लाइनों का कोड लिखना पड़ता था एक प्रिंट करवाने के लिए। तो लोगों ने कहा कि भाई अब तो मशीनें कोड करेंगे, अब बंदों की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो ये चीजें आगे भी आएंगी, लेकिन जिस तरह मैंने बताया आपको कि इस वक्त सिलिकॉन वैली में जो चीज ब्लैक में बिक रही है ना, उसमें एक सी प्रोग्रामर भी है इस वक्त जो मिल ही नहीं रहा किसी को। तो ड्रैग एंड ड्रॉप से बेसिक चीजें बनेंगी, जब आप थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज की तरफ जाएंगे जो ड्रैग एंड ड्रॉप से नहीं बनती, तो उसके लिए आपको प्रोग्रामर ढूंढना अभी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। देखें अमेजोन में 21 लाख प्रोग्रामर हैं। अगर ड्रैग ड्रॉप से सारे, और अमेजोन एक वेबसाइट चलाता है, अगर ड्रैग ड्रॉप से सारे काम होते तो अमेजोन तो सबको फारग कर चुका होता अभी।
जिस तरह अमेजोन ने रोबोटिक आर्म बनाना था 2017 में, उनका एक प्रोजेक्ट था वेयर हाउस के लिए रोबोटिक आर्म बनाना था जो कि चीज़ें बॉक्सेस में पैक करेगा जो डिलीवर होनी है। उसके लिए उन्होंने 50,000 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हायर किए थे। तो जो जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा काम है, और प्रोग्रामिंग में जो है जब आप आते हैं आर्किटेक्ट लेवल पे, जब अपने प्रोडक्ट डिज़ाइन करना होता है तो वो चीज़ें हैं जो कि अभी खुद इंडस्ट्री में लोग सीख रहे हैं, आस्ता आस्ता इवॉल्व हो रही हैं। जिस तरह जो डिज़ाइन पैटर्न्स हैं, आर्किटेक्चरल पैटर्न्स हैं, वो नए नए इवॉल्व हो रहे हैं, वो लोग अभी खुद डिसाइड कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये आगे चलती रहेंगी। देखें जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे तो ह्यूमन कोई नए प्रॉब्लम ढूंढ लेगा सॉल्व करने के लिए, राइट। तो लोग बेरोजगार नहीं बैठेंगे, क्योंकि इन कंपनीज ने भी आगे अपनी वर्थ रखनी है, इन कंपनीज ने भी पैसे कमाने हैं। उसके लिए ड्रैग ड्रॉप से तो नॉर्मल लोग बना लेंगे, ये उन चीज़ों पर चले जाएंगे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आपने बड़ी इंफॉर्मेटिव बातें करी फॉर द लास्ट 1 आवर, और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स थे उनके क्वेश्चंस के आंसर्स दिए, और डेफिनेटली आपने प्लेटफॉर्म भी हमें एक अवेयरनेस दी है रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट एंड फंडिंग अपॉर्चुनिटीज। सो डेफिनेटली ये इनकॉर्पोरेट करेंगे, और यही चीज हमें रिक्वायर्ड है बीइंग अ पाकिस्तानी के, वो हम जो है वो डिफरेंट अपने स्टूडेंट्स को किस तरह से ग्रूम अप करके उनको एक नर्चर करके एक अच्छा जो है वो रिसर्चर या आई मीन फ्रूटफुल प्रोडक्ट बना सके। सो अगेन सर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, एंड आई होप कि सर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी जब हम आपको इनविटेशन करेंगे तो आप अपने स्टूडेंट्स के लिए जो है वो बिल्कुल जी, एनी टाइम एंड एनी स्टूडेंट हु नीड्स गाइडेंस, हु हैज़ बिग ड्रीम्स, तो हम अवेलेबल हैं आपकी हेल्प करने के लिए। यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन लिंक्डइन ऑल्सो, फील फ्री टू पिंग मी ऑन लिंक्डइन। तो आप में से अगर किसी बंदे ने हायर स्टडीज़ करनी है, जॉब करनी है बाहर, या कोई और प्रोजेक्ट करना है, तो आई विल गिव माई 2 सेंट्स। तो मैं अवेलेबल एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। और मैं स्टूडेंट्स में अभी जूम पे अवेलेबल हूँ, अगर किसी और साथी को क्वेश्चन है तो आई विल बी अवेलेबल ऑन जूम फॉर सम टाइम। जी स्टूडेंट्स ऑन जूम, आप लोगों का क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन मेरे माइंड में है, वैसे तो